Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of March 2025. तो गाइज आज है तारीख 31 मार्च 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। 43,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जाकर वहाँ पे इन पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पैनामा कैनाल को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, आज के न्यूज़पेपर में या आज का जो पूरा हमारा सेशन होने वाला है, ये साइंस स्पेशल सेशन ज़्यादा होने वाला है। रीज़न ये है क्योंकि आज ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं जो हमारे अखबार में पब्लिश हुए हैं वो ज़्यादातर साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं अपने नोट्स वगैरह क्रिएट करना, पेन पेपर लेकर बैठना, कुछ चीज़ें नोट डाउन कर लेना, और नोट नहीं करना चाहते हैं तो उसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन भी मैं इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज़, हमने थंबनेल में आखिरकार मेंशन किया क्या है? हमने थंबनेल में बात की है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बारे में, और वो है हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर की डिस्कवरी। आपने दोस्तों ये जो वर्ड है ना सुपर कंडक्टर, ये बहुत सुना होगा। नहीं सुना है तो आज आपको क्लैरिटी मिलेगी, अच्छे से हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। क्योंकि एक नया सुपर कंडक्टर डिस्कवर किया गया है जो हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है, हाई टेम्परेचर पर अपने परफॉर्मेंस को प्ले कर सकता है। अच्छा, ऐसा कैसे? हाई टेम्परेचर का क्या यहाँ पर मैटर है? आइए चलिए मैं आपको विस्तार से समझाता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन यह है, सर व्हाट आर द सुपर कंडक्टर्स? सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाया जाता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ध्यान रखना, सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? सुपर कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाते हैं लेकिन विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इस चीज़ को नोट कर लेना दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, ठीक है? बिना रुकावट के इलेक्ट्रिसिटी बेहतरीन तरीके से फ्लो हो रही है, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो क्या आज हमारे पास में दुनिया में सुपर कंडक्टर है नहीं क्या? पहली बार डिस्कवरी हुई है क्या? तो हम इलेक्ट्रिसिटी तो नॉर्मल तरीके से फ्लो करवाते हैं। क्या जो कॉपर है वो सुपर कंडक्टर नहीं है? कॉपर में भी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है ना। हाँ, आप सही समझ रहे हैं, कॉपर भी एक कंडक्टर है। अगर हम देखोगे कॉपर वायर वन ऑफ द बेस्ट वायर, आप इस वाले कॉर्नर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर ये जो चार्ज पार्टिकल्स है वो फ्लो कर सकते हैं और एंड तक यहाँ पर ये जो बिजली है वो आराम से फ्लो करती है। कॉपर वायर में आप देख पाएंगे है ना, आराम से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो करती है। लेकिन जो ये कॉपर है ना, ये सुपर कंडक्टर नहीं है दोस्तों। ये जो कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर में रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। फिर से बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। जबकि सुपर कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करवाएंगे लेकिन विदाउट एनी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, बिना किसी रुकावट के। अब क्या होता है ना एक्चुअली में, फिर से आते हैं कॉपर वायर के ऊपर में। नॉर्मल तरीके से आपके घर में भी कॉपर वायर जो लाइन चल रही है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, तो इसमें ना रेजिस्टेंस नाम की एक चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा रोकती है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो बिजली आराम से यहाँ पर बहती है। अब बिजली जब यहाँ पर इस पूरे के पूरे वायर में चलती है ना, तो इसको रुकावट तो फेस करनी पड़ती है, लेकिन उस रुकावट को ये लगातार पुश करता रहता है ना। तो पुश करते करते भी वो किनारे दूसरे कॉर्नर तक आराम से पहुंच जाती है, यानी कि जो इसका फ्लो है वो स्मूथ हो जाता है। लेकिन उस फ्लो को स्मूथ करने में जो ये रेजिस्टेंस से टकराई है वो इलेक्ट्रिसिटी, उसकी वजह से उस बिजली में बहुत सारा लॉस हो गया है, एनर्जी का लॉस भी होता है। तो कॉपर तो है सही, वायर भी बेटर है। आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो रेजिस्टेंस के चलते उसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, अंत में जाकर यहाँ पर बची कुची वो इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? रेजिस्टेंस की वजह से। तो बेसिकली यहाँ पर हम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते थे, उस एनर्जी को सेव करके दूसरी जगह पर उपयोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में कोई ऐसा मटेरियल है ही नहीं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो भी करवाए और उसमें रेजिस्टेंस भी ना हो। तो अगर कोई ऐसा मटेरियल आ गया जो बेसिकली नॉर्मल टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पे हम रह रहे हैं, इस टेम्परेचर पे, क्योंकि जैसे हम रह रहे हैं, हमारे जो वायर वगैरह चले हैं स्ट्रीट्स में, आपके जो वायर्स वगैरह खींचे हुए हैं जगह जगह पर,
है ना, वो सब हमारे नॉर्मल टेम्परेचर में ही तो है जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है। तो ऐसा सुपर कंडक्टर मटीरियल हमारे पास में आज तक है ही नहीं कि जो नॉर्मल टेम्परेचर में रुक जाए और नॉर्मल टेम्परेचर में हम उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएं ना तो उसमें कोई रेजिस्टेंस ना हो। सुपर कंडक्टर तो बहुत हैं लेकिन टेम्परेचर का खेल है यहाँ पे, याद रखिएगा। नॉर्मल टेम्परेचर वाला सुपर कंडक्टर नहीं है हमारे पास में। और ऐसे अगर पुराने सुपर कंडक्टर्स देखेंगे तो दोस्तों याद रखिएगा उसमें हमें टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है। टेम्परेचर डाउन करना पड़ता है तो मैं बात कर रहा हूँ -270 डिग्री सेल्सियस। कुछ सुपर कंडक्टर्स हैं हमारे पास में जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन उस सुपर कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई रुकावट भी नहीं होगी, ठीक है वो भी। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आपको जो टेम्परेचर है वो -270 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। आप समझ जाओ, बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो वो टेम्परेचर क्या नॉर्मल ही अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर में? नहीं। तो सुपर कंडक्टर आज तक ऐसे मटेरियल्स हमें मिले हैं, लेकिन ऐसा मटेरियल नहीं मिला है जो हाई टेम्परेचर पर भी अच्छे से स्टेबल हो। यानी कि जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, गर्मी है, उस गर्मी में भी यहाँ पर वो मटेरियल स्टेबल हो और जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें तो बिना रेजिस्टेंस के वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करें। लेकिन ऐसा यहाँ पर हो नहीं रहा है, समझ रहे हैं? तो कुछ हमारे पास में आइटम्स है जिसके बारे में आपको बताया, अभी हम उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिविटी। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? सुपर कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन बन जाए सर सुपर कंडक्टिविटी क्या है, तो सुपर कंडक्टर्स आर दी मटेरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद नो रेजिस्टेंस। जबकि दूसरे कंडक्टर हैं हमारे पास में, कॉपर है, स्टील है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है लेकिन सर उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी का लॉस भी होता है। सुपर कंडक्टर में एनर्जी का लॉस नहीं होगा। लेकिन ये जो सुपर कंडक्टर नाम का मटेरियल है ना, इसको पाना, इसको डिस्कवर करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है। LK99 करके आपने सुना होगा, पिछले साल काफ़ी चर्चाओं में था कि साउथ कोरिया ने कुछ ये डिस्कवर कर लिया है, बट बाद में वो स्टडीज़ को फेल किया गया क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स बार बार आती रही हैं कि हमें कोई सुपर कंडक्टर ये मिल गया है जो एक नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकता है। ऐसे हमारे पास में खबरें आई हैं लेकिन वो स्टडीज़ फेल हुई हैं। फाइनली अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा सुपर कंडक्टर नहीं है जो नॉर्मल टेम्परेचर जिसमें आप रह रहे हैं वहाँ पर सर्वाइव कर सके, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सके बिना किसी रेजिस्टेंस के। अगर कोई सुपर कंडक्टर है हमारे पास में तो उसको ठंडे में रखना पड़ता है, कम से कम -270 डिग्री सेल्सियस। इतना रखोगे, इतने ठंडे में रखोगे तो क्या इतना ठंड थोड़ी है यहाँ पर, समझ रहे? तो इतना ठंडे में रखोगे तभी यहाँ पर वो काम कर पाएगा। आई होप आपको ये जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। ये जो पूरा प्रोसेस है ना सुपर कंडक्टिविटी का, इसको डिस्कवर किया गया था 1911 में। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ही कैमलिंग ओन्स। इनकी साइड से यहाँ पर ये जो पूरी डिस्कवरी है वो की गई थी। फिर अब आगे आते हैं दोस्तों, कुछ और डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। सर सुपर कंडक्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन यह है हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने ये प्रेजेंट है। साइंस टेक डेली के अंदर में दोस्तों एक रिसेंटली न्यूज़ आर्टिकल पब्लिश हुआ है, आपके सामने ये प्रेजेंट होगा। न्यूज़ आर्टिकल ये बोलता है पिछले 40 साल से जो एक रुकावट हमारे सामने बनी हुई थी, उस रुकावट का एक छोटा सा तोड़ निकला है। एक कंप्लीट सॉल्यूशन अभी भी नहीं मिला है, लेकिन हमें एक ऐसा सुपर कंडक्टर मिला है जो थोड़े से हाई टेम्परेचर पर वर्क कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसा भी आप देख पाओगे जो हमारे नॉर्मल सुपर कंडक्टर्स हैं -270 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सुपर कंडक्टर की अभी डिस्कवरी की गई है जो -230 के साथ साथ या 233 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है। यानी टेम्परेचर बढ़ गया है थोड़ा सा, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और वो प्लस में आना शुरू हो जाएगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर रहेगा। और मान लो जिस टेम्परेचर में हम रह रहे हैं, इस टेम्परेचर में काम करने वाला एक सुपर कंडक्टर अगर हमको मिल जाए तो वो तो वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरी होगी। मतलब कह सकते हैं कि फ्यूचर है। फिर वो आप इलेक्ट्रिसिटी का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी के फ्लो का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस एंड विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये तो समझ में आ चुका है कि सुपर कंडक्टर होते क्या हैं। न्यूज़ आर्टिकल आपने सोर्स भी देख लिया है। अब थोड़े से और डिटेल्स, जैसे नोट्स वगैरह कुछ तैयार करने हैं तो पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने सुपर कंडक्टर के बारे में आपको पढ़ाया कि सुपर कंडक्टर के पास में वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि भैया इसमें रेजिस्टेंस नहीं होता, जब यहाँ पर आप देख पाओगे जब ये वर्क करता है तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा कम चाहिए, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए, माइनस में चाहिए, यानी ठंडा उसको हमें रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है सुपर कंडक्टर का एक, वो है लिक्विड हीलियम। लिक्विड हीलियम भी दोस्तों हमारे पास में सुपर कंडक्टर है, लेकिन इसको हम -270 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तभी जाकर ये मेंटेन हो पाएगा। ये एग्जाम्पल है लिक्विड हाइड्रोजन का।
फिर लिक्विड हीलियम का। फिर ऐसी हमारे पास में धीरे धीरे करके बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं। नए नए प्रकार के जो मटेरियल्स हैं दोस्तों वो भी हमको मिलते हुए नजर आए। ठीक है, जो जो ज़्यादा टेम्परेचर्स के ऊपर में काम करते हैं। तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ नोट्स अपने क्रिएट कर सकते हैं, ये मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। आइए थोड़ा सा अब और विस्तार से चलते हैं। इस स्टडी के कुछ रिपोर्ट्स के मेन पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में केवल न्यूज़पेपर पढ़ के मत जाना, थोड़े नोट्स क्रिएट कर लेना ताकि एग्ज़ाम में नोट्स वगैरह आपको हेल्प कर सके, एक दिन पहले पढ़ के जा सको। तो सुपर कंडक्टर की जो डिस्कवरी नहीं डिस्कवरी उसके बारे में डिस्कशन हुआ कि हमें एक ऐसा सुपर कंडक्टर मिल गया है जिसमें हम क्या कर सकते हैं। एक तो वो कॉपर फ्री है, सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि अभी तक जितने भी सुपर कंडक्टर्स इतिहास में हमको मिले हैं सब में कॉपर प्रेजेंट था। अब जो ये डिस्कवरी की है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर ने, ये कॉपर फ्री सुपर कंडक्टिंग ऑक्साइड की डिस्कवरी की है जिसमें कॉपर नहीं है। और दूसरी बात, वो लगभग -233 डिग्री सेल्सियस पे काम कर सकता है, -233 डिग्री सेल्सियस बिना किसी एक्सटर्नल प्रेशर के। ठीक है, यानी कि जो अभी तक हमारे पास में -270 डिग्री सेल्सियस तक का टारगेट था, अब थोड़ा सा यहाँ पर जो टेम्परेचर है और बढ़ गया है। ठीक है, आप देख पाएंगे ये माइनस यहाँ पर 233 डिग्री सेल्सियस हो गया है। समझ रहे हैं? आई होप आपको यहाँ पर ही जो क्लैरिटी है वो मिल चुकी है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा अल्टीमेट लेवल पर बदल सकती है अगर हमारे पास में ये जो डिस्कवरी है और बेटर तरीके से हो सके तो। क्योंकि अभी तक के जैसे मैंने बताया लो टेम्परेचर में -273 -270 डिग्री ये सब पे काम करते थे। हमारा मेन पर्पज़ है कि धीरे धीरे करके टेम्परेचर बढ़ाएं। भविष्य में हो सकता है अब यहाँ तक पहुँच गए तो कुछ और मिल जाए, आगे नया प्रकार का मटेरियल मिल जाए जिसमें हमें और ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना, और अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं। जो टेम्परेचर है दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में वर्क करना शुरू करेगा। तो आखिरकार हमने यहाँ पर डेवलप किया क्या है, निकेल ऑक्साइड बेस्ड कंपाउंड्स की यहाँ पर बात हो रही है, याद रखिएगा। निकेल ऑक्साइड बेस्ड कंपाउंड्स की बात हो रही है, यहाँ पर कॉपर का इस्तेमाल नहीं किया गया। अभी तक जितने भी सुपर कंडक्टर थे उसमें कॉपर का इस्तेमाल किया जा रहा था, कॉपर ऑक्साइड्स का यूज़ हो रहा था। लेकिन अब यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इस वजह से वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी इसको मेंशन किया जा रहा है। जो कॉपर वाला बैरियर था, इसमें रुकावट लगी पड़ी थी, वो यहाँ पर करंट समय पर तोड़ दी गई है। आने वाले समय पर इसकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर और काम किया जाएगा और कोशिश की जाएगी एक ऐसा मटेरियल डेवलप कर लिया जाए जो ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पर भी वर्क करना शुरू कर दे। समझ रहे हैं? तो सुपर कंडक्टर क्या होता है आपको समझ में आ गया। इससे क्या होगा, अगर हम ये डेवलप कर लेते हैं एनर्जी में लॉस कम होगा। लेकिन एनर्जी में लॉस कम होगा तो हम करेंगे क्या उसका? दोस्तों सुपर कंडक्टर का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसके यूजेस बताऊंगा तो क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर में, जिसको बोला जाता है फ्यूचर, एक भविष्य, जहाँ पर एक इंसान बीमारियों को ख़त्म कर सकता है, अपनी ज़िंदगी बढ़ा सकता है, क्वांटम कंप्यूटिंग का दौर, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है इस सुपर कंडक्टर के माध्यम से। फिर एमआरआई मशीन्स के बारे में आपने सुना होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन्स। तो ये जो मशीन्स है ये भी सुपर कंडक्टर के ऊपर काम करती हैं। जितना ज़्यादा बेस्ट मटेरियल हमारे पास में होगा उतना ज़्यादा बेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास में अवेलेबल होगी। फिर मैग्लेव ट्रेन्स की बात आ रही है जो फ्लोट करती है, ऊपर तैर के चलती है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पर, उसमें भी सुपर कंडक्टर का एक बेहतरीन तरीके से उपयोग किया जा सकता है। समझ गए? तो ये सुपर कंडक्टर को लेकर ये पूरी की पूरी डिस्कवरी है। लेकिन ये जो नई डिस्कवरी है डिफरेंट कैसे है? ये नई डिस्कवरी, पहली बात तो सुपर कंडक्टर में इसमें कोई भी कॉपर नहीं है, पहली इसलिए इंपॉर्टेंट है। कोई एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर नहीं चाहिए होगा, ये भी है, ठीक है। तो अलग से सेपरेटली बहुत ईजी तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं, ईजी तरीके से काम कर सकते हैं। फिर इस रिपोर्ट में ये भी बोला जा रहा है अगर हमारे साइंटिस्ट कहीं भी किसी भी मतलब तरीके से एक ऐसे सुपर कंडक्टर की खोज कर लेते हैं जो रूम टेम्परेचर पे काम करे, जिस टेम्परेचर में आप रह रहे हैं, तो समझ जाना दुनिया के इंडस्ट्रीज़ में इससे बड़ी क्रांति यहाँ पे कुछ और हो बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्रीज़ में जैसे पावर ट्रांसमिशन, कंप्यूटिंग, हेल्थ केयर सेक्टर, इन सब सेक्शंस के अंदर में एनर्जी का कॉस्ट तो कम हो जाएगा, एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जो वेस्ट हो रहा था वो भी यहाँ पर दोस्तों रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, याद रखिएगा। तो ये सुपर कंडक्टर में ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बने, नाउ यू आर रेडी और आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैंने आपको इसके एप्लीकेशंस बता दिए सुपर कंडक्टर के। अभी हमारे पास में सुपर कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, तो उसमें लैंथनम बैरियम कॉपर ऑक्साइड है, यूरेथ्रियम बैरम कॉपर ऑक्साइड है। तो कॉपर्स यहाँ पर ज़्यादातर सुपर कंडक्टर्स में प्रेजेंट हैं। हमें यहाँ पर इसके अंदर बदलाव की ज़रूरत है। रिसेंटली LK99 चर्चाओं में था, बट बाद में इस पूरे स्टडीज़ को रिजेक्ट किया गया कि नहीं भाई, क्योंकि सीधा सीधा ये बोला जा रहा था LK99 एक ऐसा सुपर कंडक्टर दुनिया को मिल गया है जो रूम टेम्परेचर पे काम कर सकता है,
तो ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्रांति लेकर आ सकता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर में। बट क्या हुआ, यहाँ पर बाद में इस स्टडीज़ को रिजेक्ट किया गया एंड LK9N वाली जो बात है वो वहीं पर दब गई। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलें आगे नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। अगली आर्टिकल जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम की खबर है। एक तो हमने टॉपिक कवर कर लिया है अपना साइंस एंड टेक वाला। अगला जो आर्टिकल है ये भी साइंस एंड टेक के लिए रेलिवेंट है, स्पेशली स्पेस मिशंस वाले सेक्शंस में आप इसको ऐड कर सकते हैं। आज का अखबार आपने देख लिया है तो पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको। पेज नंबर 7 पे छलांग मारना सीधे, और पेज नंबर 7 पे साइंस के लिए एक रेलिवेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या है, वाई द पार्कर सोलर प्रोब इज ट्राइंग टू टच द सन। जो नासा का पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, जिसका मेन काम क्या है, हमारे सूर्य की स्टडी करना। ये लगातार सूर्य के करीब जा रहा है। सूर्य के करीब जाने के बावजूद भी ये जल नहीं रहा है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, वो हर एक एस्पेक्ट यहाँ पे समझाया गया है। क्योंकि सूर्य की बात करेंगे तो उसमें दो तरीके से अलग अलग चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, तो हमें वो समझना होगा। कहने का मतलब यह है, उस सूर्य का, उस सन का सरफेस अगर देखोगे तो सरफेस के ऊपर में जो उसका टेम्परेचर है, देखो सरफेस पे, सूर्य के सरफेस पे जो टेम्परेचर बताया जा रहा है वो टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेल्सियस का। ये सूर्य के सरफेस का टेम्परेचर है। लेकिन जब यहाँ पर उसका यानी कि सूरज का कोरोना की बात करता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कोरोना वगैरह ये सब क्या होता है। सूर्य के कोरोना की बात करते हैं तो वही टेम्परेचर इस 6000 डिग्री सेल्सियस से 200 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई इतने सारे बदलाव हो कैसे रहे हैं, इसके ऊपर रिसर्च करना है ना। ये सारे वर्क प्रोसेस में बहुत ज़्यादा उपयोग आने वाला है नासा का पार्कर सोलर प्रोब। तो नासा का जो ये पार्कर सोलर प्रोब है, याद रखिएगा इसको हमने अगस्त 2018 में लॉन्च किया था। कहाँ से, एक रॉकेट है डेल्टा 4 रॉकेट, इससे लॉन्च किया गया था फ्लोरिडा के अंदर। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके ये जो सोलर प्रोब है ये सूर्य के करीब चला जाता गया, और आज भी वो लगातार उसके करीब जा रहा है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी स्टार्टिंग में वो थी 6,92,000। आप इमेजिन करो, 6,92,000 किलोमीटर पर आवर। ये यहाँ पर इस पूरे मिशन की स्पीड थी। मतलब कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ बनाई है इंसान ने जो बहुत ही चढ़ सके, चल सके, ऐसा सैटेलाइट आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मेन पर्पज़ यह है सूर्य के पास जाना, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना, उसके आउटीरियर स्ट्रक्चर को स्टडी करना। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमारा कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जितना इतना ज़्यादा डिटेल्ड में एनालाइज किया हो, सूर्य की थ्योरीज़ के बारे में यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई हो। तो उसी को लेकर यहाँ पे नासा का ये पार्कर सोलर प्रोब काम कर रहा है। हमने आपको पता होगा इसरो ने भी अपना जो आदित्य L1 मिशन है इसको लॉन्च किया है। इसका भी मेन पर्पज़ ये है कि सूर्य की स्टडी करना। बट जितना करीब ये नासा का पार्कर सोलर प्रोब गया है उतना करीब यहाँ पे हमारा मिशन नहीं गया है। क्योंकि बताया यह गया है दोस्तों, पिछले साल 24 दिसंबर 2024 में नासा का जो ये पार्कर सोलर प्रोब है ये सूर्य के पता है कितना करीब चला गया, लगभग यहाँ पर सूर्य के 6.1 मिलियन किलोमीटर के दायरे तक चला गया था। इतना पास जाना यहाँ पर आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो गर्मी जब आप देख पाओगे पृथ्वी तक यहाँ पहुँच रही है, उसके इतने ज़्यादा करीब चले जाना, ठीक है, तब भी ना जलना है ना। वो जो मिशन है अभी भी वर्क कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न यह है क्योंकि इसमें हमने आगे एक शील्ड प्रोटेक्शन का यूज़ किया है जो आराम से हैवी टेम्परेचर को सह सकता है। तो अब इस स्टडी में क्या क्या होगा, हमें क्या क्या खोज करनी है, स्पेशली नासा आज के समय पर किस तरफ देख रहा है और आगे भविष्य में हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जानना दोस्तों हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाता हूँ। कुछ रेलिवेंट फ़ोटोज़ अपने पास में, पहले मैं वो फ़ोटोज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे के सारे नोट्स हैं, आराम से अपने क्रिएट करिएगा, और नहीं करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको बताऊँगा, आगे सोल्यूशन इसका प्रोवाइड करवाऊँगा। ये फ़ोटो आपके सामने है, एक वन ऑफ द बेस्ट फ़ोटो। यहाँ पे क्या है, इस सन के स्ट्रक्चर को समझाया गया है। सन के स्ट्रक्चर को देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर आप नज़र आएगा। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं अपने कर्सर का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सूर्य का सन स्पॉट है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे ये सूर्य का क्रोमोस्फेयर वाला हिस्सा है। देख रहे हो, ये क्रोमोस्फेयर है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखोगे ये जो नीचे इसमें से लपटें निकल रही हैं सूरज में से, वो हैं सोलर फ्लेयर्स। तो सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं? सोलर फ्लेयर्स ये होती हैं जब सूर्य में से सडन रिलीज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी इतनी तेज़ी से रिलीज हो रही हो तो हम उसको सोलर फ्लेयर्स का नाम देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इस वाली साइड पर आओ।
इस वाली साइड में ये जो हिस्सा किनार वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन जोन। हमारा इससे लेना देना कोई नहीं है, हमारा कोर से लेना देना है। ये आप देख पाओगे रेड कलर का, ये सूर्य का मेन कोर है। यहीं से एनर्जी जनरेट होती है, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस यहाँ पर होते हैं, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा सूर्य तप रहा होता है। फिर बात आती है यहाँ पर कोरोना के बारे में। तो ये किनारे की आप लाइट देख रहे हैं, जो इसकी आउटर लाइट है वो कहलाता है कोरोना। तो जो सोलर प्रोब है वो इस कोरोना की भी स्टडी करने गया है और सन के अंदरूनी हिस्से की भी स्टडी करने के गया है। ठीक है, क्योंकि जो सन का सरफेस है मैंने आपको बताया यहाँ पर टेम्परेचर केवल 6000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे समझ रहे हैं, इसके अंदर का टेम्परेचर केवल 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन वहीं पर अगर हम ये जो कोरोना बाहर वाली लाइट देख रहे हैं, बाहर वाली लाइट का जो टेम्परेचर है वो इस 6000 से 200 गुना ज़्यादा है, गर्म है। तो हमें ये समझना होगा। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर अपने मिशंस का इस्तेमाल किया और बताया कि इसके पीछे का जो रीज़न हो सकता है वो है एल्फवेन वेव्स। एक वेव है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये कह सकते हैं ये जो पूरी एनर्जी है बाहर, ये इतनी ज़्यादा हॉट आपको देखने को मिलेगी, या जो प्लाज्मा रिलीज़ हो रहा है सन के माध्यम से इतना ज़्यादा हॉट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि बेसिकली ये कोरोना क्या है। फिर यहीं पर सूर्य की और पतली पतली लपटें दूर तक जा रही होती हैं, इसको बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। देखिए, एक है यहाँ पर सोलर फ्लेयर, जो सडन रिलीज ऑफ एनर्जी हो रहा है सूर्य में से, वो आपका सोलर फ्लेयर्स है। ये भी बहुत खतरनाक होता है, मैसिव एनर्जी होती है ये सूर्य की। एक है कोरोनल मास इजेक्शन। यहाँ पे क्या होता है, बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ जो प्लाज्मा है वो एक साथ यहाँ पे निकल रहा है ना, वो भी सन के कोरोना में से। तो इसको यहाँ पर बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। फिर आसपास ये देख रहे हो धुंधला धुंधला सा, ये पूरी सोलर विंड, यानी कि इस सूर्य से जो यहाँ पर हवाएं चल रही हैं वो यहाँ पे गरम गरम हवाएं सोलर विंड्स हमको देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा सन का स्ट्रक्चर है वो समझ में आ चुका है। अब आगे की बात करते हैं। हम लोगों ने अंतरिक्ष में ये पार्कर सोलर प्रोब भेजा था। ठीक है, कब भेजा था मैंने आपको बता दिया, 2018 में अगस्त के महीने में फ्लोरिडा से इसको सेंड किया गया। ये जो सोलर प्रोब है ये सन के करीब इतना चला गया, उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है, इसके सामने जो ये शील्ड आपको दिख रही है ना, ये एक थर्मल शील्ड है जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। लगभग 4.5 इंच थिक यहाँ पर ये आपको देखने को मिल जाती है। और इस शील्ड के जो मटेरियल हैं अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। बाकी इस मिशन को पावर देने के लिए इसमें सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जो सूर्य की ऊर्जा से यहाँ पर चलेंगे और सूर्य की ही स्टडी हमको ये प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। देखिए, सोलर फ्लेयर क्या होता है, याद रखिएगा, मैंने आपको बता दिया सोलर फ्लेयर का। अभी मैंने स्ट्रक्चर भी दिखाया था कि भैया ये जो लपट निकल रही है वो यहाँ पर सोलर फ्लेयर है। इस सोलर फ्लेयर की वजह से कई बार हमारा जो कह सकते हैं कि स्पेस के अंदर में जो एक्टिविटीज़ उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। हमारी सैटेलाइट को नुकसान पहुंच सकता है ना। उसके अलावा पावर ग्रिड्स, कम्युनिकेशन सिस्टम जो कनेक्टेड है उन सब के साथ में, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा आपने कई बार सुना होगा, ऑरोरा का नाम सुना होगा। हरे हरे कलर के बादल हमको दिखाई देते हैं ऊपर नॉर्थ पोल में, उसके पीछे का रीज़न सोलर फ्लेयर है। जब ये सोलर फ्लेयर, ये जो यहाँ पे लपटें हैं, ये जो विंड्स हैं, वो हमारे पृथ्वी तक आती हैं, नॉर्थ पोल से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, तो एटमॉस्फेयर के साथ मिक्स होने के बाद में इस प्रकार से हरे कलर के वो बादल बनाती हैं। ठीक है, तो ऑरोरा के पीछे का रीज़न भी यहाँ पे सोलर फ्लेयर है। लेकिन याद रखिए, सोलर फ्लेयर की अपने आप में 5 प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं पढ़ता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे रीज़न क्या है। तो इस कैटेगरी की जब बात करते हैं तो सोलर फ्लेयर में 5 प्रकार की कैटेगरी हैं। कैटेगरी ए, बी, सी, एम एंड एक्स। तो ए, बी, सी, एम एंड एक्स नाम रखा गया है। इसमें जितना आगे जाते जाओगे, यानी एक्स वाली जो कैटेगरी है, ये सबसे ज़्यादा बड़े फ्लेयर्स होते हैं, सबसे मैसिव फ्लेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इससे यहाँ पर पूरी तरह से जो एटमॉस्फेयर है वो, उसमें जो सैटेलाइट्स वगैरह वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, पूरा ब्लैकआउट हो सकता है ना, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। फिर एम क्लास फ्लेयर होते हैं, तो जितने कम जाते जाओगे अब उतने यहाँ पर वो हल्के होते चले जाएंगे। लेकिन सबसे मैसिव वाला एक्स क्लास वाला यहाँ पर आपको सोलर फ्लेयर देखने को मिलेगा। ये सब मेरा बताने के पीछे का एक इंपॉर्टेंट रीज़न है यूपीएससी का 2022 का ये क्वेश्चन। 2022 में यूपीएससी ने सवाल आप लोगों से पूछ लिया कि बताइए, इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि सौर तूफान की बात कर रहे हैं जो सूर्य से निकल कर आ रहा है, या सोलर फ्लेयर का नाम भी देते हैं। तो अगर यह पृथ्वी तक पहुंच जाए तो इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर में सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताइए इन 7 में से किन किन चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ेगा। क्या हमारा जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम फेल हो सकता है? हाँ भाई, बिल्कुल फेल हो सकता है, क्योंकि अगर सोलर फ्लेयर्स बहुत मैसिव लेवल पर बढ़ जाते हैं, उससे हमारी सैटेलाइट्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं जो जीपीएस हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही हैं। तो पहली चीज़, सैटेलाइट डिस्ट्रक्शन की वजह से यहाँ पर पहला इम्पैक्ट पड़ेगा।
ठीक है, तो पहली चीज़ इम्पैक्ट पड़ सकती है। दूसरा, सुनामी आएगी, सुनामी का कोई लेना देना नहीं है भाई, वो यहाँ पर अर्थक्वेक से रिलेटेड है, तो सुनामी का कोई लेना देना नहीं है, तो सेकंड को ऑफ कर दो। यानी इस सोलर फ्लेयर की वजह से जीपीएस कनेक्शन तो फेल हो सकते हैं लेकिन सुनामी नहीं आएगी। तीसरा, पावर ग्रिड्स डैमेज हो सकती हैं, जो बिल्कुल पावर ग्रिड्स कनेक्टेड हैं उनसे तो डैमेज हो सकती हैं। तीसरा, ऑरोरा जनरेट हो सकता है, अभी मैंने आपको ऑरोरा के बारे में पढ़ाया, तो हाँ ये भी यहाँ पे जनरेट होगा। फिर पांचवा, फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लग सकती है, नहीं ऐसा भी नहीं है कि जंगलों में आग लग जाएगी सूर्य की गर्मी की वजह से, तो ये पांचवा नहीं होगा। छठा, जो हमारी सैटेलाइट्स हैं अंतरिक्ष के अंदर में, वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। रेडियो जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है, ये बिल्कुल ये भी डिस्टर्ब हो सकता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो यहाँ पर पहला, तीसरा, चौथा, छठा और सातवां, ठीक है, थर्ड और हम लोग सेकंड और हम लोग फिफ्थ को छोड़ दें तो बाकी सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जो अफेक्ट होती हैं सोलर फ्लेयर की वजह से। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए 1, 3, 4, 6 एंड 7 ओनली, आंसर नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आप देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हैं, सोलर फ्लेयर की स्टडी करने गए ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। सोलर फ्लेयर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। नाउ अब वापस से आते हैं नासा के इस सोलर प्रोब मिशन के ऊपर में। आइए सोलर प्रोब मिशन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट पढ़ के जाना। ये फैक्ट्स आपके सामने मेंशन है, फटाफट कवर करते हैं क्योंकि जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है सोलर फ्लेयर के बारे में वो तो मैंने शेयर कर दी। प्लस ये जो हम नासा का सोलर प्रोब की बात कर रहे हैं, ये अभी आने वाले महीनों में 19 जून को सूर्य के और करीब पहुंचेगा। वो डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं, और भी नई प्रकार की डिटेल्स हमको यहाँ पर बताई जाएंगी, तो वो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले हम आखिरकार सन की स्टडी क्यों कर रहे हैं, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों हमें भविष्य का नहीं पता। अगर ये सोलर स्टॉर्म्स बढ़ते हैं, यानी सौर तूफान अगर कहीं पर भी बढ़ते हैं दोस्तों, तो इससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा डिसरप्शन होगा हमारे अंतरिक्ष के अंदर में। हमारी इतनी सारी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट ऑपरेशंस हैं, पावर ग्रिड्स हैं, इवन क्लाइमेट के ऊपर ही भयंकर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम सन को सही तरीके से समझ लें तो भविष्य में जो नए प्रकार के सैटेलाइट्स या नई टेक्नोलॉजी को हम लॉन्च करेंगे वो थोड़ा सा और ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सन की स्टडी ज़रूरी है, और इसलिए नासा ने पार्कर सोलर प्रोब भेजा और भारत के इसरो ने आदित्य L1 भेजा, ये आपको पता है। अब नासा के पार्कर सोलर प्रोब की बात करेंगे तो लॉन्च कब हुआ, ये सब कैसे हुआ, ये सब हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस मैंने आपको बता दिया, इतनी गर्मी को सह पाना। तो इसलिए इस पूरे मिशन के आगे, मैंने आपको बताया था ना, इस मिशन के आगे एक क्या किया है, एक शील्ड का इस्तेमाल किया है। आगे ना एक शील्ड का इस्तेमाल किया है, जो हमने एक फ़ोटो में भी देखा था। तो वो जो शील्ड इसमें यूज़ की गई है वो लगभग 1370 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर झेल सकती है। 4.5 इंच मोटी शील्ड है। वो किससे बनाई गई है? कार्बन कंपोजिट से बनाई गई है, समझ रहे हैं। और उसके अंदर का जितना भी सिस्टम होगा सैटेलाइट का वो ठंडा रहेगा, उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये यहाँ पर इस शील्ड का इस्तेमाल करके बेटर तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है। फिर नासा के सोलर प्रोब में दोस्तों अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, याद रखिएगा, जिसमें फील्ड्स, ISOIS, स्वैप, विस्पर, ये सब याद रखने की ज़रूरत मतलब इतना ज़्यादा नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप देख पाओगे कि जैसे WISPR जो नाम का जो एक इंस्ट्रूमेंट इस सैटेलाइट में इस्तेमाल किया गया, इसका मेन पर्पज़ है जो सन का कोरोना है उसकी इमेजेस को कैप्चर करना। ठीक है, तो इनके अलग अलग मेन पर्पज़ हैं, अलग अलग चीज़ें इसमें लगाकर भेजी हैं, क्योंकि हमें स्टडी करना है कि भाई सूर्य का जो सतह है वो 6000 डिग्री सेल्सियस, कोरोना इससे 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, मतलब 200 गुना ज़्यादा हो गया, इसकी स्टडी करना। तो पार्कर्स के सोलर प्रोब ने अपना जो डेटा शेयर किया है उससे ये बताया है कि सूर्य के अंदर कम गर्मी, बाहर इतनी गर्मी के पीछे का कारण हो सकता है एल्फन वेव्स। याद रखिएगा, मैंने इस वजह से न्यूज़पेपर के आर्टिकल में एल्फन वेव्स को अलग से यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए एल्फन वेव्स कहाँ पर हैं? ठीक है, तो सन से रिलेटेड ये वेव्स आपको देखने को मिल जाएंगी। इस वेव्स के कारण इससे क्या होता है, जो हमारा सूर्य का प्लाज्मा है, सूर्य के अंदर में जो गर्मी खोल रही है ना, वो जो प्लाज्मा की हम बात कर रहे हैं उसमें ऑसिलेशंस होते हैं, कभी वो बाहर आता है अंदर जाता है ना, वो सब हो रहा है उसकी मैग्नेटिक एक्टिविटी की वजह से। आपको पता है सूर्य के पास में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होता है, सन का प्लाज्मा ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसी की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा कम होता रहता है बाहर की साइड में। वो कुछ डेटा सजेस्ट किया गया, आगे इसमें और भी कंफर्मेशन रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। ठीक है, फिर सबसे बड़ी चीज़, एक और नई डिस्कवरी ये मिली है। आप अंतरिक्ष में कहीं पर भी देखोगे तो लगातार कूड़ा करकट, धूल मिट्टी, चट्टानें, ये सब तैर रही हैं, लेकिन सूर्य के आसपास अगर जाएंगे तो वहाँ पे कोई भी डस्ट नहीं है, कोई भी धूल तक नहीं है, धूल का कंकड़ नहीं है, बिल्कुल क्लीन एनवायरमेंट है। तो उसके पीछे का आंसर दिया गया, पार्कर ने यह बताया है कि सन के आसपास ये सब जो हुआ है वो सोलर विंड की वजह से हुआ है।
तो जो सोलर विंड है, सूर्य से जो गर्मी निकल रही है, जो हवाएं निकल रही है, वो कहीं ना कहीं कचरे को साफ कर सकती हैं, यह हमको पता चला है। फिर सोलर विंड में एक्सेलरेशन, हम पार्कर ने, मतलब ये जो मिशन है, जब मैं बात कर रहा हूँ पार्कर की, तो मैं इस पार्कर मिशन की बात कर रहा हूँ। तो इसने ये भी ऑब्जर्व किया कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या हैवी न्यूक्लियाई, ये क्या करते हैं, सन में से, जो सन का जो कोरोना है, किनारे वाली जो चमक है, उससे लगातार बाहर भाग रहे होते हैं, लगभग 900 किलोमीटर की स्पीड पर। तो इसकी वजह से भी जो सोलर स्टॉर्म है वो आता है। इसको स्टडी करने की वजह से हम सोलर स्टॉर्म को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, और एक बार सोलर स्टॉर्म को स्टडी कर पाएंगे तो भविष्य में अपनी सैटेलाइट्स को डिसरप्ट होने से बचा सकते हैं, अपने पृथ्वी का ओजोन लेयर खत्म होने से बचा सकते हैं, क्योंकि यही ओजोन लेयर है जो हमें सूर्य की इस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचा रही है। क्योंकि ये डायरेक्ट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में कोई इंसान आता है, उसके अंदर कैंसर होने के चांसेस हैं, समझ रहे हैं। तो अर्थ के ओजोन लेयर को बचाना है, इन सब चीज़ों पर काम किया जा सकता है सूर्य की स्टडी करके। इसीलिए आदित्य L1 भी हमने लॉन्च किया था। मैंने आपको आदित्य L1 के बारे में ऑलरेडी सारी बातें पढ़ा दी हैं, फोटोज आपके सामने प्रेजेंट है। नाउ दिस आर्टिकल ऑल्सो कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो कि हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ है वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, क्या है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, किस तरीके से वर्क करेगा, क्या स्पीड है, हर एक चीज़ क्लियर। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर देना आराम से, डिटेल्स हैं आपके सामने। अब जितने भी नोट्स आपने देखे हैं, अगर आप चाहते हैं कि सर ये जो नोट्स हैं इसमें लिखने में बहुत टाइम लगने वाला है ना, क्या करें, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम चाहते हैं लेक्चर सुन लें, उसके बाद कहीं से PDF मिल जाए तो हम लोग पढ़ लें, चाहे तो प्रिंट आउट निकलवा लें, अगर डिस्ट्रैक्शन हो रहा है किसी चीज़ से, तो इस ग्रुप में देखो सारा कंटेंट अवेलेबल है, आपको तो इस ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी। साथ ही साथ में दोस्तों हमारे पास में जो पेड ग्रुप का ऑप्शन है ना, उस पेड ग्रुप में इस प्रकार से PDF मिल जाते हैं। ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारी कल वाली PDF है, तो आज वाली PDF अब डलेगी तो वो मिल जाएगी आपको, ठीक है। ये कल वाली PDF शो कर रहा हूँ, देख पाओगे 30 मार्च की PDF आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। इस PDF में सभी चीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है। जैसे आप देखोगे क्या क्या मेंशन किया जा रहा है, जो भी मैंने आपको कल पढ़ाया है ना, एक शानदार सा PDF डेवलप करके दिया गया है। जो भी पढ़ना है आपको आराम से पढ़ सकते हैं, चाहो तो आप लोग प्रिंट आउट वगैरह भी इसका निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार से हिंदी में भी ये PDF मिलता है, ध्यान रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। अब इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप पे जाना है। व्हाट्सएप पे जाने के बाद में जो आपको नीचे स्क्रीन पे चल रहा एक नंबर है, इस वाले नंबर पे व्हाट्सएप पे जाना, मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, ऐसा मैसेज कर देना। डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, साथ ही साथ में आप कह सकते हैं कि आपको पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। पूरे वीडियो को अच्छे से चेक कर लेना, देख लेना मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, और अपने आपको कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर आप लोग ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बहुत बड़ी हेल्प मिल सकती है। चलिए, जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब आपको प्रिंटेड फॉर्म के नोट्स में प्राप्त हो जाएंगी। आगे आते हैं अगली आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल बिल्कुल सेम पेज पर है, पेज नंबर 7 पर ही है, याद रखना। और टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है एंड बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, या सेंट्रीफ्यूगल तरीका के बारे में। देखो, मैंने ना इस आर्टिकल में लिख रखा है कि मैं पढ़ना क्या क्या है। वैसे ये टॉपिक हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रेलिवेंट है। हमें इसमें दो चीज़ों को टैकल करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेचुरल यूरेनियम, ध्यान रखना, सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नेचुरल यूरेनियम वर्सेस एनरिच यूरेनियम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है। दूसरी बात हमें ये जानना है भारत के अंदर यूरेनियम रिजर्व्स का पूरा जो कॉन्सेप्ट है या भंडार है वो कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मैटर क्या है, मैटर यह है सर, अगर आपको एक अच्छा यूरेनियम चाहिए, क्योंकि यूरेनियम हमारे पृथ्वी में दो तरीके से मिलता है। जो ये मिनरल्स है, यूरेनियम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूरेनियम बहुत ताकतवर है। आपने न्यूक्लियर वेपन्स देखे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के अंदर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, लेकिन फ़र्क यह है इसमें एनरिच्ड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। एनरिच यूरेनियम का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि नेचुरल यूरेनियम इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें एफिशिएंसी लेवल नहीं होती है। नेचुरल यूरेनियम से तो हम इलेक्ट्रिसिटी भी उतने बड़े लेवल पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से ये क्या करते हैं, ये बिजली का उत्पादन करते हैं, लेकिन उस बिजली को बनाने के लिए हमें नेचुरल यूरेनियम को एनरिच करना होता है। एनरिच मतलब रिफाइन करना होता है। रिफाइन करने के बाद में हमको एनरिच वाला यूरेनियम मिल जाता है। फिर इसका हम उपयोग दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं, लेकिन ये खतरनाक भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम देखते हैं आज हमें बहुत सारा तेल चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो बाहर से मंगाते हैं, ठीक है। एक तो हो गया कच्चा तेल, हमको कच्चा तेल मिलता है, लेकिन वो कच्चा तेल सीधा अपने हम व्हीकल्स में थोड़ी इस्तेमाल करते हैं। पहले उस कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। उस रिफाइनमेंट के बाद में पेट्रोल, डीजल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं। उसी तरीके से यूरेनियम हमको ज़मीन से मिल जाता है। अब जो यूरेनियम हमें मिलता है वो नेचुरल फॉर्म में होता है।
उस नेचुरल फॉर्म के यूरेनियम के जो उपयोग है बहुत कम है। जो नेचुरल फॉर्म वाला यूरेनियम होता है, याद रखिए वो कौन सा होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन करते जाइएगा। वो होता है यूरेनियम, जो नेचुरल यूरेनियम होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो होता है यूरेनियम 238। ठीक है, जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो यूरेनियम 238 होता है। और जो एनरिच करते हैं, यानी इस 238 को हमें बदलना पड़ेगा, बदल के बेस्ट यूरेनियम बनाना पड़ेगा। और बेस्ट यूरेनियम हम कैसे बना सकते हैं, वो एनरिच करके बनाएंगे, और एनरिच करने के बाद में जो बनकर आएगा वो हमें मिलता है यूरेनियम 235, यानी U235। हमें 235 का ज़्यादा उपयोग करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो हमारे पास जो नेचुरल यूरेनियम हमको मिलता है जहाँ से भी, उस नेचुरल यूरेनियम में 99% तो U238 होता है, जो यूजलेस है, जिसका जितना उपयोग नहीं है। हमारे काम की जो चीज़ है वो है U235। तो नेचुरल यूरेनियम में 238 ज़्यादा है, जो हमारे काम का नहीं है। हमें 235 चाहिए, लेकिन ये केवल और केवल 0.7% होता है। तो इसलिए हम नेचुरल यूरेनियम में रिफाइनमेंट करते हैं, ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान से सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा U235 मिले। इवन जो आज कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन बना के बैठी हैं, उन्होंने भी यूरेनियम का एनरिचमेंट किया था। लेकिन आपको पता है, न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने के लिए जो यूरेनियम 235 है, ये लगभग 90% के आसपास आपको एनरिच करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें एनरिचमेंट की ज़रूरत है, इतने सारी प्रोसेसिंग की ज़रूरत है कि 90% आपको U235 चाहिए। लेकिन जब बात आती है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट को चलाने की, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की, तो उसमें केवल आपको 3 से लेकर 20% के आसपास U235 चाहिए होता है। इसलिए आज बहुत सारी जो कंट्रीज़ है वो न्यूक्लियर पावर के ज़रिए जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो करती हैं। समझ रहे हैं? लेकिन ये जो 235 है खतरनाक है, ये एनरिच्ड वाली फॉर्म में है। लेकिन इस एनरिच्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें इसको एक प्रोसेस से निकालना पड़ता है। उसी प्रोसेस को यहाँ पर नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लगाई जाती है। बचपन में पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की साइड लगती है, सेंट्रीपीटल फोर्स अंदर की साइड लगती है। नहीं पता है तो अभी मैं आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235 और साथ ही साथ में 238 को अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। अब ये कैसे इस्तेमाल होती है, आइए चलिए मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हमारे सामने कुछ डेटा हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, कहाँ है? पार्कर सोलर प्रोब हमने पढ़ लिया है, सोलर फ्लेयर हमने पढ़ लिया है। नाउ आते हैं इस सेंट्रीफ्यूग एंड यूरेनियम एनरिचमेंट वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर में। सर, अब जो मैक्सिमम बातें थी वो तो मैंने आपको बता दी। अब जो बातें वे अब ध्यान दिया जाएगा वो और रेलिवेंट है, क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस मैंने आपको बताया ज़रूरी है, आज ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें न्यूक्लियर एनर्जी बनानी है तो एनरिचमेंट करना होगा। और इस प्रोसेस में हम करते क्या हैं, हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं, और उस इस्तेमाल को बेसिकली एक डिवाइस में किया जाता है। एक डिवाइस जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग डिवाइस। एक जगह है, एक डिवाइस है जिसके अंदर में यूरेनियम को डालेंगे गैस के फॉर्म में, उसको घुमाया जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के माध्यम से। देन जब घुमाएंगे तो हमें जो नेचुरल यूरेनियम था ना, उसमें से 235 अलग मिल जाएगा और 238 अलग मिल जाएगा। तो जो 235 है ये हमारे काम का है, 235 है ये हमारे, ध्यान रखना, काम का है। और जो 238 है ये यूजलेस है, ज़्यादा इसके उपयोग आपको देखने को मिलेंगे नहीं। फिर आगे सुनिए, ये भी डिटेल्स लिख लीजिएगा। यूरेनियम एनरिचमेंट की अंडरस्टैंडिंग। इस नेचुरल यूरेनियम में, जैसे मैंने आपको बताया, जब यूरेनियम आपको कच्चा मिल गया, आपने निकाल लिया कहीं से, आपके देश में यूरेनियम प्रेजेंट है, उसके भंडार प्रेजेंट है, खुदाई करा, मिल गया, क्योंकि माइनिंग करने के बाद मिलता है, ये मिनरल है। तो 99.3% यूरेनियम 238 आपको देखने को मिलता है। नेचुरल यूरेनियम में 238 प्रेजेंट है, जो हमारे काम का नहीं है। उससे हम प्लूटोनियम वगैरह बना सकते हैं, हाँ, प्लूटोनियम बना के उसको रिएक्टर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए 235। अगर एकदम प्योर एनर्जी चाहिए, फिसाइल एनर्जी चाहिए, जो बेसिकली यहाँ पर न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के अंदर सस्टेन करता है, वो 235 चाहिए। ये मिलता बहुत कम है, इसलिए हमें बहुत सारा नेचुरल यूरेनियम को रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन कर करके इसमें से 235 को निकालना पड़ता है, जो ईरान कर रहा था, जिस वजह से यहाँ पर यूएस ने सैंक्शन लगाए। अब वापस से वो पूरा मैटर दोबारा उठ रहा है, समझाऊंगा वो मैटर भी कभी चर्चाओं में आएगा। तो क्वेश्चन यह है कि इस एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरत क्या है हमें, क्यों चाहिए हमें ये। तो सबसे पहली चीज़, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के लिए। आज हम लोग न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ पे हमें यूरेनियम की आवश्यकता है। और इस यूरेनियम की जो ज़रूरत है,
इसमें ध्यान रखना हमें 3 से लेकर 20% U235 वाला चाहिए होता है, और 235 हमें रिफाइन करने के बाद मिलता है, एनरिच करने के बाद मिलता है। फिर आज दुनिया की कंट्रीज न्यूक्लियर वेपन्स लेकर बैठी हैं। न्यूक्लियर वेपन्स में जो एनरिचमेंट चाहिए होता है यूरेनियम का 90% के आसपास चाहिए होता है। तो एनरिचमेंट जब जब यूरेनियम का करोगे, नेचुरल यूरेनियम में जितना एनरिचमेंट करोगे आपको प्योर फॉर्म वाला यूरेनियम मिलता रहेगा। प्योर फॉर्म वाला यूरेनियम जो घातक, खतरनाक, डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, बिजली को भी प्रोड्यूस कर सकता है, उसके अच्छे उपयोग भी हैं और बहुत गंदे उपयोग भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा, सर ये तो हमने अभी भी पढ़ा था, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं समझाया कि आखिरकार हम इस नेचुरल यूरेनियम में से 235 और 238 को अलग अलग कैसे करते हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या है। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए हमें एक डिवाइस का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूग। उसमें हमें एक फोर्स को लगाना है जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस फोर्स में क्या होता है सुनिएगा। पहले हम लेंगे यूरेनियम, मान लो हम लोग यहाँ पर यूरेनियम ले रहे हैं, हमें एनरिचमेंट करने चल रहे हैं हम लोग, तो पहले हम लोग यूरेनियम लेंगे, यूरेनियम से हम उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज़ गैस में कन्वर्ट होती है तो उसको सेपरेट करना, अलग अलग करना आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, यूरेनियम से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाएंगे, दैट मीन्स UF6। फिर क्या होगा, क्योंकि यूरेनियम एक सॉलिड मेटल है, यूरेनियम अगर उसका पूरा नेचुरल स्टेट देखोगे तो मिलेगा तो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो पहले उसको गैस में कन्वर्ट करो, फिर गैस में कन्वर्ट करने के बाद में आपके लिए आसान हो जाएगा उसको अलग अलग करना। अब गैस में कन्वर्ट करने के बाद में आपने उसको एक डिवाइस में डाल दिया जिसका नाम है सेंट्रीफ्यूग। ये सेंट्रीफ्यूग क्या करेगा, गैस को गोल 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 करके घुमाएगा। ठीक है, अब ये हाई स्पीड में घुमाएगा, बिल्कुल हाई स्पीड में। और ये कितनी तेज घूमेगा आप इमेजिन करो, 1 मिनट में 50,000 रिवॉल्यूशंस घूमेगा। कितनी तेज घूम रहा होगा, समझ रहे हैं। तो तेज तेज घूम रहा है, उसके अंदर गैस भरी है। अब देखो अलग कैसे होगा, क्योंकि उस नेचुरल यूरेनियम में 238 भी है, 235 भी है। हमें दोनों को अलग करना है, 235 को निकाल के अपने पास में रख लेना है, क्योंकि ये हमारे काम का है। तो जब हमने नेचुरल यूरेनियम गैस के फॉर्म में डाल दिया तो इसमें जो 238 होती है ना, ये ज़्यादा डेंसर, भारी होती है, और 235 हल्की होती है। तो जब हम ये से गोल गोल घुमाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है, जब हम इस तरीके से इसको गोल गोल घुमाएंगे तो बीच में जो गैस प्रेजेंट है, अब मैंने बताया गैस प्रेजेंट है, गैस में आप देख पाओगे एक लाइट गैस है और एक यहाँ पर डेंस गैस है। तो जब आप घुमाओगे तो जो हल्की वाली गैस है वो तो बीच में इस तरीके से घूमती रहेगी, कोई जोर ही नहीं लग रहा है। लेकिन जो भारी है वो सीधा आके दीवार से टकराएगी उस डिवाइस के, और दीवार से टकरा के ऐसे जाके यहाँ पर वो इस दीवार के सहारे घूम रही होगी, है ना, क्योंकि तेज तेज घूम रहे हैं। हल्की वाली बीच में घूम रही होगी। हल्की वाली मतलब समझ गए ना, हल्की वाली मतलब हम बात कर रहे हैं 235 की। तो जो लाइटर आइसोटोप है 235 वो बीचों बीच में घूम रहा है, और जो यूरेनियम 238 है इसके दीवार से लग के तेज तेज वो घूम रहा है। अब इसको दीवार से लगा के घुमा घुमा के ही हम सीधा सीधा इसको बाहर निकाल देते हैं। जैसे ही बाहर निकाल देंगे लास्ट में हमारे पास मिलेगा U235। ये तरीका होता है यहाँ पर इसको सेपरेट करने का, अलग करने का। इसके लिए पहले हमें नेचुरल यूरेनियम की आवश्यकता पड़ती है, समझ गए। तो इसका कुछ प्रोसेस वगैरह फार्मूला मेंशन किया गया है, वो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखोगे तो वैसे इसका ज़्यादा इतना आसान नहीं है इस्तेमाल करना, क्योंकि बहुत सारी ट्रीटीज़ है दुनिया भर में जो ये इसके ऊपर रोक लगाती हैं कि भैया हम तो खुद ये बात करते हैं कि नेचुरल यूरेनियम ना बनाया जाए। जो दुनिया भर की कंट्रीज़ हैं, है ना, वो इससे बचें, ज़रूरी भी है। हम नहीं चाहते न्यूक्लियर वेपन्स का और ज़्यादा बढ़ावा हो और ज़्यादा विस्तार हो, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारी ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो यूरेनियम के एनरिचमेंट को रोकने के लिए बात करती है कि आप हथियार के लिए तो नहीं बनाओगे, वैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए बना लो, क्योंकि हथियार के लिए बनाने के लिए आपको 90% एनरिचमेंट करना पड़ता है। तो समझ जाते हैं सब, क्योंकि दोस्तों जहाँ जहाँ पर एनरिचमेंट की प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर एक इंटरनेशनल बॉडी जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये बैठी हुई है, उस पर निगरानी रखी हुई है कि वो कर क्या रहे हैं। जैसा हम ईरान की बात कर रहे हैं, तो यूरेनियम एनरिचमेंट का प्रोसेस हो गया है आपको क्लियर। नाउ क्वेश्चन ये है, हमने यूरेनियम को ही क्यों चुना है। रीज़न आपके बहुत सामने है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्योंकि आप यूरेनियम को फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करोगे ना, तो यूरेनियम में बहुत ताकत होती है। आप इमेजिन करो, ये छोटा सा पीस देख रहे हो, 1 इंच का पीस है। 1 इंच का यूरेनियम का पीस 120 गैलन ऑयल के बराबर है। आप 120 गैलन ऑयल को जलाओ, उसमें से जो जितनी एनर्जी निकलेगी उतनी एनर्जी तो केवल 1 इंच का ये यूरेनियम निकाल देगा। यह है यूरेनियम की ताकत। बाकी भारत के अंदर यहाँ पे यूरेनियम रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर है, अब इस वाले पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या मैप में आप देख सा पाओगे। ठीक है, ये आपके सामने प्रेजेंट है यूरेनियम रिजर्व्स का मैप। राजस्थान के अंदर अरावली की पहाड़ियाँ हो गई, उसके अलावा मेघालय है,
कोलकाता, छत्तीसगढ़ बेसिन, भीम बेसिन कर्नाटका के अंदर में भीमा बेसिन। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ जहाँ पर यूरेनियम भारत के पास में भी प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन वही है ना कि वो क्वालिटी वाला नहीं है, उसको रिफाइन एनरिच करना पड़ेगा अगर हमें क्वालिटी फॉर्म में इसका उपयोग करना है। तो ये आपका न्यूज़ आर्टिकल भी हो गया, सारे के सारे नोट्स भी जनरेट हो गए। ठीक, चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। चलिए, यह है आज का हमारा एक बहुत ही शानदार एडिटोरियल, फिर उसके बाद एक और एडिटोरियल है, देन उसके बाद में साइंस एंड टेक के लिए एक आर्टिकल है, वो भी हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वाले एडिटोरियल के साथ में। अब देखो, इस एडिटोरियल को सोनिया गांधी जी ने लिखा है, जो अपोजिशन पार्टी में है। ऑब्वियस सी बात है, देखो क्या करने वाली हैं वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने वाली हैं कुछ चीज़ों को लेकर। लेकिन मैंने आपको हमेशा बोला है, क्रिटिसिज्म जब बहुत अच्छा होता है, शानदार होता है, अच्छी चीज़ को लेकर होता है, हमें देखना चाहिए। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तो यहीं पे इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेकर बात की है। और मैं आपको क्लियरली, मतलब सीधा रॉ शब्द बोलूँगा, भारत के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप जानते हैं क्या हालात हैं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अपने वर्स्ट सिनेरियो के अंदर है, समझ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने मेंशन किया है 3 इंपॉर्टेंट सीज के बारे में। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब मैं 3 इंपॉर्टेंट सी की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि आज इंडिया के एजुकेशन सेक्टर के अंदर में पहली चीज़ तो आ गई है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट दखल अंदाजी कर रही है, स्टेट्स को पावर नहीं दे रही है। दूसरा ये कह रही है आ गई है कमर्शलाइजेशन, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा आ चुका है कम्युनलाइजेशन, यानी टेक्स्ट बुक्स के अंदर में किताबों में सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, कुछ यहाँ पर अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से। ये बात यहाँ पर सोनिया गांधी जी की साइड से मेंशन की जाती है इस आर्टिकल के अंदर में। तो ये कह रही हैं कि ये 3 सी हैं, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन एंड लास्ट वन इज कम्युनलाइजेशन। ये तीनों के तीनों सी जो हैं ये आज भारत के एजुकेशन सेक्टर को बुरी तरह से हर्ट कर रहे हैं, हॉन्ट कर रहे हैं, खतरा पहुंचा रहे हैं। आप ये सब चीज़ें यहाँ पर देख पाओगे। अब एग्जैक्टली कैसे समझते हैं, तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया। पहला पॉइंट हम लेंगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बारे में, जो कि इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया है। समझते हैं कि यहाँ पर ये क्या कहना चाहती हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, क्लियर स्पेस पे चलते हैं। अपने सामने यहाँ पर क्लियर स्पेस हमको मिल चुका है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ठीक है। क्या होता है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो आपको पता है आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो एजुकेशन है वो कंकरेंट लिस्ट में है ना। आपको पता है यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी मैटर्स हैं वहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। याद रखिएगा, ये दोनों साथ में चलते हैं, दोनों के पास में पावर्स अलग अलग हैं, दोनों मिलकर साथ में चलते हैं। वो हमारा फेडरलिज्म भी दर्शाता है। तो एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो एजुकेशन भी कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो कंकरेंट लिस्ट में आता है, दैट मीन्स आपको ये पता चल गया है, यानी एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर जो नियम कानून लाने का अधिकार है या शिक्षा को प्रोवाइड करवाने का अधिकार है, इसमें कोई बदलाव करने का अधिकार है, तो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि केंद्र सरकार ने अपनी एक बोर्ड बना लिया है जिसको नाम दिया गया है CABE बोर्ड, है ना। इस बोर्ड को हम बोलते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। और ये जो बोर्ड है ना, ये शुरू से काम कर रहा है। ऐसे ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो नई शिक्षा नीति थी वो लेकर आई गई। लेकिन जब इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया गया तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोई बातचीत नहीं की गई, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ। क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, तो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, दोनों को दोनों डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों मिलकर काम करें इसके अंदर में। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो केंद्र सरकार है वो अपना रोल ज़्यादा निभा रही है। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई एक बोर्ड बनाया गया, वो बोर्ड शुरू से फॉलो नहीं कर रहा, स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में नहीं लिया जा रहा, सरकार ने अकेले खुद डिसीजन ले लिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने आप ही इंट्रोड्यूस कर दी, स्टेट गवर्नमेंट को बिना इन्वॉल्व करे। अगर ऐसा होगा तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स ही तो है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब सारी की सारी जो ताकत है वो केंद्र सरकार एक हाथ में ले रही है, अपने हाथ में ले रही है, उस हिसाब से यहाँ पर ये चल रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इनका पहला सी है जो इन्होंने मेंशन किया। फिर ये आगे ये भी बोलती हैं कि आज गवर्नमेंट की साइड से कुछ स्कीम्स चलाई गई हैं, जिस स्कीम में दोस्तों यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान देखने को मिल जाएगा। हमने आज से कुछ दिनों पहले उस स्कीम के बारे में पढ़ा भी था। तो क्या होता है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत अलग अलग स्टेट्स को, कुछ राज्यों को पैसा मिल रहा है, कुछ राज्यों को पैसा नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल, आपको पता है ये कुछ स्टेट्स जिन्होंने रिसेंटली गुहार भी लगाई है कि भैया हमको भी ये फंड प्रोवाइड करवाइए। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है, हमने उनका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नहीं अपनाया है, इस वजह से हमको फंडिंग नहीं मिल रही है।
अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? अगर फंडिंग नहीं मिलेगी तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों राइट टू एजुकेशन के ऊपर में। राइट टू एजुकेशन जो आज हमारे नागरिकों के पास में एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 के बारे में आपको पता होगा। अब ये सब कुछ हो रहा है, फिर सोनिया गांधी जी ये बोलती हैं कि रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट के अंदर में, जो वाकई में आई है, और हमने यहाँ पर उस रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया था। वो है लगभग 363 रिपोर्ट, 363वीं रिपोर्ट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की। उन्होंने ये मांग की है कि जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ राज्यों को फंड दे रही है, कुछ राज्यों को फंड नहीं दे रही है, तो उसको थोड़ा सा इक्वल कीजिए, हर एक राज्य को फंड प्रोवाइड करवाइए। अगर आप कुछ को देंगे कुछ को नहीं देंगे, दैट मीन्स राइट टू एजुकेशन वाला जो यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट है ये वॉयलेट हो रहा है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रहे हैं, संविधान के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ठीक है। फिर तीसरी बात इन्होंने ये मेंशन की कि ये जो इन्वॉल्वमेंट है केवल स्कूल्स तक सीमित नहीं है, ये इन्वॉल्वमेंट आज हायर एजुकेशन वाले सेक्टर्स में भी जा चुका है। जब मैं बात करता हूँ हायर एजुकेशन के अंदर में, तो ये वहाँ पे कैसे इम्पैक्ट कर रहा है? तो रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा सरकार एक नई गाइडलाइन लेकर आती है, गवर्नमेंट एक गाइडलाइन को लेकर आती है, जिसके बारे में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन गाइडलाइंस 2025 हमने बहुत पढ़ा है जनवरी के महीने में। तो अभी तक क्या होता था, जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना, उस यूनिवर्सिटी में स्टेट गवर्नमेंट का एक रोल होता था, तो वो रोल ख़त्म कर दिया गया। अब उस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो वाइस चांसलर होता है, क्योंकि चांसलर और वाइस चांसलर होता है सर उसमें, तो वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन अपने हाथों में ले रही है। यहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर ताकत थी वो यहाँ पर गई, वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर भी अपने हाथ में ले रही है। इसका मतलब जो फेडरलिज्म है, जो हम बात कर रहे थे ना, अलग अलग पावर्स दी गई हैं, दोनों मिलकर फिर भी काम कर रहे हैं, ये जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं आज के समय पर खतरे में जा रहा है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में सेंटर की साइड से एक मोनोपोलाइजेशन जैसी जो कॉन्सेप्ट है वो नज़र आ रही है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो क्लैरिटी है वो मिली है कि मामला क्या चल रहा है। आते हैं आगे, तो राइट टू एजुकेशन वाला जो पूरा प्रोसेस है, मामला है, वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे सी को टैकल करते हैं। एक तो आपने ये पढ़ लिया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कैसे देश में हो रहा है। दूसरा है दोस्तों कमर्शलाइजेशन। तो यहाँ पे ये क्या बोलती हैं सुनिएगा, कमर्शलाइजेशन की बात हम लोग अब करते हैं, ठीक है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये यहाँ पर क्या कहती हैं? पहला पॉइंट इन्होंने ये मेंशन किया कि जो पब्लिक स्कूल क्लोजर्स हैं, हो क्या रहा है, एक समय पर सरकारी स्कूलों की संख्या ज़्यादा थी, आज अगर आप देख पाओगे सरकारी स्कूलों की संख्या कम हो चुकी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती तो है सही, ये तो हम सब ने देखा, लेकिन स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बंद हो गए। आज बताया जा रहा है 2014 से अभी तक 89,441 जो पब्लिक स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, इनको बंद कर दिया गया है, ठीक है, इनको क्लोजर फेस करना पड़ा है। वहीं पर दूसरी साइड देखोगे तो प्राइवेट स्कूल्स यहाँ पे धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। जब मैं बात करता हूँ प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं, तो वो नंबर दोस्तों जा चुका है 42,944। तो 2014 से अभी तक मेंशन किया जा रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं इनकी संख्या कम हो रही है, प्राइवेट स्कूल्स की संख्या यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। अब प्राइवेट स्कूल यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब एजुकेशन एक्सपेंसिव हो रही है। सरकारी स्कूल में इतनी फीस जाती नहीं है, लेकिन प्राइवेट स्कूल में अगर आप देख पाओगे एक्सपेंसिवनेस बहुत ज़्यादा है ना। तो वैसे अगर आप देखोगे एजुकेशन सिस्टम में, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सरकारी में और बुरा हाल है। आज यहाँ पर पेरेंट्स अपने हिसाब से ही सरकारी स्कूल में बच्चे को नहीं भेजना चाह रहे, वो सोचते हैं यार पढ़ाई ऐसी है, एक छवि ऐसी बन चुकी है क्योंकि वो फैसिलिटी शुरू से नहीं मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, चीज़ों को हमें समझना होगा, जो वो फैसिलिटी शुरू से नहीं मिली है। आज वो टॉप क्लास की फैसिलिटीज़ मिल रहे होते, टॉप क्लास के टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रेजेंट होते, कोई नहीं प्राइवेट सेक्टर में अपने बच्चों को भेज रहा होता, शिक्षा लेना आसान होता। आज यहाँ पे क्या है, जो पुअर पीपल हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं, उनके लिए अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब वो प्राइवेट स्कूल में भेजते भी, वो सोचते हैं यार कि कुछ करेगा बच्चा, आगे बढ़ेगा, प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं वो, लेकिन वहाँ पे फीस इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, कुछ समय बाद ड्रॉप आउट करना पड़ जाता है, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। और प्राइवेट एजुकेशन में क्या हो रहा है, क्या वो बिल्कुल परफेक्ट है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्राइवेट एजुकेशन में कहीं पर भी जाकर देख लो, कह रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है, और जाके वहाँ पे क्या चल रहा है वो आपको पता है। दूसरी तरफ आप देख पाओगे एक चीज़ और है, प्राइवेट एजुकेशन में आप स्कूल गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वहीं पर आपसे ट्यूशन लगवा लिया जाता है कि यहाँ नहीं पढ़ाई होगी, ट्यूशन में पढ़ाई होगी। तो स्कूल किस लिए है? स्कूल केवल फीस लेने के लिए है, बाकी जो पढ़ाई आपको रियल वाली एजुकेशन मिलेगी वो ट्यूशन में मिलेगी। और ट्यूशन में भी यहाँ पर मिल रही है नहीं मिल रही है कुछ नहीं पता,
वो जो मास्टर है वो या फिर कोई और फीमेल टीचर है वो अलग से फ़ी चार्ज कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ? समझ रहे हैं? ये स्ट्रक्चर पूरा चल रहा है और ये राइट टू एजुकेशन को वॉयलेट नहीं कर रहा है क्या? ये इनका कहना है कि जो एजुकेशन है अगर वो एक्सपेंसिव हो जाएगी तो लोग यहाँ पर उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम है। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये भी बोली है कि आज जो ये लोन का सिस्टम है वो बदल चुका है। कहने का मतलब यह है कि पहले ना जो यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, इन यूनिवर्सिटीज़ को सरकार ग्रांट्स दिया करती थी। क्या? ग्रांट्स मतलब गवर्नमेंट की साइड से सपोर्ट मिलता था, कुछ पैसा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, और जो ये पैसा है उन यूनिवर्सिटी को वापस गवर्नमेंट को नहीं चुकाना होता था। तो यूनिवर्सिटी को फ़ायदा मिल रहा है, आराम से यहाँ पर वो अपने आप को अपडेट करते चले जा रहे हैं। अब क्या है, ये ग्रांट वाले प्रोसेस को ख़त्म कर दिया है, ये राइटर का कहना है। ये कहती हैं अब ग्रांट का प्रोसेस ख़त्म करके यूनिवर्सिटी को लोन की तरफ ढकेल दिया गया है कि वो जाएं बैंक से लोन उठाएं। तो यूनिवर्सिटीज़ आज लोन ले रही हैं। 78 से लेकर 100% जो ये लोन्स हैं वो उठाए जा रहे हैं इन यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से, और वो भी इंटरेस्ट रेट पे। अब लोन बैंक वाला कोई ऐसा थोड़ी है बिना ब्याज के देगा सर, वो इंटरेस्ट भी वसूलेगा, ब्याज भी स्तर करेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक तो गवर्नमेंट की साइड से ये सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा था जो एजुकेशन में सपोर्ट कर रहा था। अब ये यूनिवर्सिटी लोन उठा रही है, लोन उठाने के साथ साथ यहाँ पर उस पर इंटरेस्ट भी दे रही है। प्रॉब्लम यहाँ आ गई ना, अब वो पैसा लाएगी कहाँ से यूनिवर्सिटी? जो उसको पहले ऐसे ही मिल रहा था, अब वो पैसा स्टूडेंट के फीस से निकालेगी, और स्टूडेंट के फीस को फिर यूनिवर्सिटी वाले हाइक करना शुरू कर देंगे और महंगा करना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे करके और बढ़ जाएगा पैसा। भाई ये फीस इस साल बढ़ रही है, इतनी और हाइक हो रही है, इतने % और हाइक हो रही है। ऐसे करते करते आप कह सकते हैं पुअर स्टूडेंट्स के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। समझ रहे हैं? तो ये दूसरी तरफ है, कमर्शलाइजेशन इस तरीके से चल रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है वो है कम्युनलाइजेशन। दो सी जो है वो टैकल कर लिए। तीसरा सी है दोस्तों कम्युनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर इनका क्या कहना है सुनिएगा। नंबर 1 पॉइंट ये कहती हैं कि टेक्स्ट बुक में लगातार बदलाव हो रहे हैं जो बदलाव नहीं होने चाहिए थे इनके हिसाब से। क्या बदलाव नहीं होने चाहिए थे? ये कहती हैं कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो कुछ पार्टीज क्या कर रही है, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से टेक्स्ट बुक को सेट कर रही हैं। महात्मा गांधी जी का असैसिनेशन जब उनको मार दिया गया था, ठीक है, वो असैसिनेशन को यहाँ पर हटाने की बात की जा रही है। एनसीईआरटी ने कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स, महात्मा गांधी का असैसिनेशन जो है वो हटा दिया है। फिर मुगल इंडिया करके यहाँ पर जो ये चैप्टर्स हैं वो हटा दिए गए हैं, ठीक है, उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ है। फिर एक समय पर प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हटाया जा रहा था, लेकिन पब्लिक बैकलैश हुआ, यानी कि लगातार प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद वापस से इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसा इनका कहना है कि ये अपनी आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में शो कर रहे हैं। अपनी आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस जो है वो लगातार इन टेक्स्ट बुक्स में भी धीरे धीरे करके शो किया जा रहा है, ठीक है। ये बात इनकी साइड से बोली गई। इस पूरे एडिटोरियल का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने शेयर कर दिया है। CCC क्या है, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन एंड द कम्युनलाइजेशन। क्वेश्चन यह है इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसका परिणाम हमारे सामने क्या होगा। आइए ज़रा वो परिणाम भी आपको बताता हूँ। तो हमने जो एडिटोरियल डिस्कस किया है ना, उस एडिटोरियल के नोट्स मैंने आपके यहाँ पर बनवा दिए हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें से बेसिक चीज़ें कि हाँ भैया सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर में ये मैटर है, कमर्शलाइजेशन में यह है। वैसे तो ये लंबा चौड़ा आर्टिकल है, बिल्कुल शॉर्ट नोट आपके क्रिएट कर दें एडिटोरियल के, लास्ट में ये ऐड कर दिया है कि इसके इम्प्लीकेशन या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, है ना, यानी कि इसके परिणाम क्या होंगे। पहला परिणाम ये होगा, इससे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर वीक होगा, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट का, केंद्र सरकार का जो रोल है ना, वो यहाँ पर लगातार बढ़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा एजुकेशन में, जबकि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है, दोनों के पास डिसीजन मेकिंग पावर्स है। तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म जो संघवाद का ढांचा है वो कमजोर हो रहा है। दूसरा, रिड्यूस एक्सेस टू एजुकेशन। जो पब्लिक स्कूल्स हैं लगातार यहाँ पर ये कम होते चले जा रहे हैं, और ट्यूशन फीस यहाँ पे आप कह सकते हैं प्राइवेट स्कूल्स में बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं पुअर के लिए अनअफोर्डेबल है, और आगे ऐसा चलेगा तो ऑब्वियस सी बात है गरीब को शिक्षा से और दूर कर दिया जाएगा। समझ गए? फिर बात आती है यहाँ पर बहुत सारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करना, अपने आइडियोलॉजी को यहाँ पर सेट करना एजुकेशन सेक्टर के अंदर में, जिस सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वायलेट हो रहे हैं। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A के अंदर मेंशन्ड है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस राइट का, इस अधिकार का हनन होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, चलते हैं दोस्तों। बहुत शानदार आर्टिकल था, कहीं कहीं पर चीज़ें हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है वाकई में। लेकिन जो गवर्नमेंट एजुकेशन वाली बात हो रही है ना, तो गवर्नमेंट में भी यहाँ पर प्राइवेट जो पढ़ाई है वो इस लेवल पे का है, वहाँ पर भी इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, और वो भी शुरू से नहीं हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट आई है, चेंज हुई है, वो भी शुरू से उस पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सुधार की ज़रूरत है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो रिटर्न में जब हम अपने आज के समय के बच्चों को, यूथ को वो देंगे, उसका रिटर्न मिलेगा, अवश्य मिलेगा।
लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वही है ना, करा नहीं जा रहा है कुछ काम, रिफॉर्म्स नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, तो आप समझिएगा इस चीज़ के बारे में। चलिए आगे आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने ये प्रेजेंट है, ये भी जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर जो राइटर है ना, ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका सपना होगा आईपीएस बनना, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन वाले ये देख रहे हैं। और साथ ही साथ में ये जो लोकपाल ऑफ इंडिया उसकी मेंबर भी रह चुकी हैं। तो इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन की है कि आज जुडिशरी 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 सब जगह जुडिशरी का गुणगान चल रहा है। रीज़न यह है क्योंकि कुछ काम ही ऐसे हुए हैं भाई। दिल्ली के अंदर जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, उनके घर फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाने पहुंचे तो उनके घर में करोड़ों रुपए का कैश मिला, वो भी जल के भस्म हो गया। आया कहाँ से जुडिशरी के पास कैश, जब यहाँ पर जुडिशरी उस जज की सैलरी 2,25,000 है, उसके पास में 15 करोड़ रुपए से ऊपर का कैश आया कैसे। पहला तो केस जुडिशरी को लेकर यह आया जिससे लोगों का ट्रस्ट, लोगों का जो विश्वास है जुडिशरी पे वो धीरे धीरे करके इरोड हो रहा है, खत्म हो रहा है। दूसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन किया है सुनिएगा। दूसरा मुद्दा ये कहती है, इसको तो छोड़ो, फिर क्या होता है लोकपाल। लोकपाल का बारे में आपको बताया ना, लोकपाल एक ऐसा बॉडी है जिसका मेन पर्पज़ है कि जो सरकार के अंदर मेंबर्स बैठे हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर मेंबर्स बैठे हैं, इवन चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना हो, करप्शन का कोई केस है तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की पावर रखता है लोकपाल। जितने भी टॉप लेवल के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके खिलाफ काम करता है ये लोकपाल। उनके ऊपर कोई कंप्लेंट का करप्शन का कोई कंप्लेंट आया है, उसको यहाँ पर देखना, उसको इन्वेस्टिगेट करने का काम लोकपाल का है। तो रिसेंटली क्या होता है, लोकपाल ने एक बात ये कह दी कि हाई कोर्ट के जो जज हैं, मतलब जब लोग, मतलब अब सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये। लोकपाल ने क्या बोला, मैंने पढ़ाया भी आपको। लोकपाल ने रिसेंटली ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस तो चलो ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस को नहीं छोड़ेंगे। हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनके ऊपर भी कोई करप्शन का नाम आता है या करप्शन की कंप्लेंट्स आती हैं तो उसको सर लोकपाल देखेगा। ये बात लोकपाल ने कही थी थोड़े दिनों पहले कि अगर हाई कोर्ट के जजेस पे कोई करप्शन का केस है हम देखेंगे, हम हैं उन पे इन्वेस्टिगेशन करने वाले। भाई यहीं पर बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई आप जो सोच रहे हो सोचते रहो, ऐसे होने नहीं देंगे। गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हम। हो सकता है यहाँ पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लोकपाल इन्वॉल्व हो रहा है, तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे होगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कह के पूरे कॉन्सेप्ट को दूर कर दिया। तो आप समझ रहे हैं, तो लोकपाल ने यहाँ पर यह बोला कि हम करप्शन के चार्जेस हम देखेंगे हाई कोर्ट के जज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन उठाया कि भैया ये लोकपाल का ऑर्डर है, ये गलत है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है। यहाँ पर भी फिर लोग नाराज होना शुरू हुए, क्या जुडिशरी के पास इतनी ताकत है, कोई चार्जेस होगा तो भी यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। फिर तीसरा केस आया भैया, दिल्ली हाई कोर्ट के एक और जज का केस निकल कर आया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज सर, उनका तो सोच ही एकदम अल्टीमेट लेवल पर है। कोई केस आया उस कोर्ट में, एक बच्ची का 11 साल की माइनर गर्ल। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि जो उनका जजमेंट आपने सुना होगा, मैंने थंबनेल में मेंशन भी किया था, वो ये कहते हैं कि अगर किसी के साथ में कुछ ऐसा हुआ है कि मतलब किसी माइनर गर्ल का यहाँ पर जो बेसिकली ब्रेस्ट है, अगर उस ब्रेस्ट को ग्रैब किया है या उसके जो पजामा है उसकी स्ट्रिंग को तोड़ दिया गया है तो ये रेप नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, जबकि यहाँ पर अटेम्प्ट टू रेप है। वो उस व्यक्ति ने कोशिश की है जो भी हरकत कर रहा था, लेकिन कुछ विटनेस आए, उन्होंने रोका, उन्होंने बचाया। तो हाई कोर्ट के जजेस का ये स्टेटमेंट आना अगेन बहुत शॉकिंग था, मतलब चौंका दिया एकदम सभी लोगों को। तो राइटर कहती हैं ये सब कुछ मामला निकल रहा है, और इस मामले में सबसे कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर यह है कि ये सारे के सारे जितने भी जज हैं ना, ये कॉलेजियम सिस्टम से अपॉइंट होकर आए हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉलेजियम सिस्टम। अब आपको पता है कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्योंकि आज चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों या वो हाई कोर्ट के जजेस हों, इन जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम से ही होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जजेस अपने आप में ही मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, भैया इसको जज बनाएंगे, इसको जज बनाएंगे। किसी को बाहर कुछ नहीं पता, उस कोर्ट के लॉयर तक को नहीं पता कि मेरा नाम इस लिस्ट में है या नहीं है, मुझे जज बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, वो भी लाइन में खड़ा है। तो कई बार इस कॉलेजियम सिस्टम पे बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं नेपोटिज्म का। क्या यहाँ पर ये जज बिना ट्रांसपेरेंसी के काम कर रहे हैं, अपने खुद के लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं? फेवरेटिज्म दिखाया जा सकता है, भाई क्या पता, क्योंकि हमें थोड़ी कुछ पता चल रहा है। नेपोटिज्म दिखाया जा सकता है, अपने पसंदीदा लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें मेरिट के आधार पर कोई बात ही नहीं हुई। मान लो कोई और व्यक्ति था जो बहुत ही काबिल तारीफ जिसने काम किया है, उसको जज बनना चाहिए था, उसकी जगह ऐसे को मिल गया जो उस लायक नहीं था, बस किस लिए? क्योंकि उसका कोई
रिलेशन में बैठा है अपॉइंटमेंट करने के लिए कॉलेजियम सिस्टम में, तो इस कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव करना ज़रूरी होगा, ये बात इनका कहना है, इन राइटर का कहना है। और कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव करने के लिए आज हर चीज़ के लिए पेपर हो रहा है। आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, आईएफएस बनने के लिए, आईआरएस बनने के लिए, सबके लिए आप पेपर दे रहे हैं। इवन छोटे से छोटे जॉब के लिए आप पेपर दे रहे हैं। जज बनने के लिए आपको पेपर नहीं देना पड़ता। तो राइटर कहती हैं ऐसा क्यों? हमें भी यहाँ पर मेरिट के आधार पे सिचुएशन को डिसाइड करना होगा, हमें भी मेरिट देखना होगा, क्वालिफिकेशन देखना होगा, वो जज कितना काबिल तारीफ है, ज़रा उसका भी तो पेपर हो एक बार। तो इसके लिए जैसे आज ऑल इंडिया पेपर्स होते हैं, यूपीएससी है ना, यूपीएससी आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, राइटर कहती हैं उसी प्रकार से हमें एक इंडियन जुडिशियल सर्विस बना देना चाहिए। जैसे यूपीएससी है वैसे आईजेएस बना दो। क्या बना दो? आईजेएस। जिसको भी जज बनना है पहले वो पेपर देगा अपने मेरिट के आधार पे, तब आगे बढ़ेगा। तो ये जो डिबेट है दोस्तों, ये छिड़ चुकी है, जिसको काफ़ी लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं कि हाँ वाकई में अब जुडिशरी के ऊपर भी चेक की ज़रूरत है। आप कुछ भी करने जाते हैं, कोई छोटी से छोटी पोस्ट भी आपको चाहिए वहाँ पे, तो आप पेपर देते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में। जज बनने के लिए पेपर नहीं देते, आपका एक्सपीरियंस चलेगा। लेकिन यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम इन्वॉल्व है। तो ये कहती है एक बार नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेसी लाने की कोशिश की गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर उस एनजेसी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक डाउन कर दिया। उन्होंने ये बोला कि इससे अगेन जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं है। तो राइटर की मांग है कि हमें भी एक पेपर करवाना चाहिए, और वो जो पेपर है जिसके साथ सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, सिंपल सी बात है, मेरिट के आधार पे, जिसमें टैलेंट होगा, जिसने पढ़ा होगा, जो नॉलेज होगी वाकई में, क्योंकि पेपर तो डिसाइड होगा ना, पेपर सेट होगा, जिसको नॉलेज होगी, जो पढ़ा होगा उन सब चीज़ों के बारे में, लॉस के बारे में, वो क्लियर करेगा। मेरिट के आधार पे गेम हो जाएगा। आपके क्या विचार है, आप इस चीज़ के ऊपर में बता सकते हैं। ठीक है, आप सुनिएगा आगे। मतलब इन्होंने ना, पता है अब यार स्टेटमेंट ये भूल कैसे गया, मैंने अलग से हाईलाइट किया था ये स्टेटमेंट, देखो मैं भूल गया स्टेटमेंट, कोई बात नहीं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर वही जो फायर ब्रिगेड पहुंची, उसको लेकर इन्होंने शुरुआत कैसे की आर्टिकल की, ये देखो, मैं पढ़ा तो हंसी आ गई। इन्होंने ये शुरुआत की है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फायर ब्रिगेड वाले पहुंचे थे आग बुझाने के लिए, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि आग बुझाने के बजाय वो आग बढ़ा के आ गए, आग फैला के आ गए। एक ऐसी आग जो आज तक जल रही है, आज तक भभक रही है और आगे भी भभकेगी, और वो किस चीज़ को लेकर है? जुडिशरी को लेकर है। ठीक है, क्योंकि भाई दिल्ली हाई कोर्ट के जज में जो करेंसी के मतलब जो नोट्स वगैरह मिले हैं, उन सब चीज़ों की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक, क्लियर हो गया। बाकी अब ये सोल्यूशन क्या है कि अलग से पेपर करवाया जाए। कुछ इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, आपके सामने ये मेंशन कर रखे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, रिफॉर्म की ज़रूरत है, रिफॉर्म रह गया है, स्कैंडल्स, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, एनजेसी, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम अलग से पेपर बना देंगे तो फ़ायदा क्या होगा? मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा, जिसके पास में टैलेंट होगा, जिसके पास में नॉलेज होगी, पेपर क्लियर करेगा, वही जज बनेगा। दूसरी प्रॉब्लम, आज जुडिशरी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है कि जज जो बने हुए हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट ऊपर के ग्रुप की एलीट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो महिलाएं हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, दूसरे और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं। इनका कोई ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है इस जुडिशरी के अंदर में। तो इनके रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाना, इसके लिए पेपर कंडक्ट अगर होगा तो ये सब भी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। टैलेंट मैटर करेगा, पढ़ाई मैटर करेगी, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो इसमें हमें यूपीएससी जैसा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना होगा। यूपीएससी को साथ में लेकर आ जाओ, तब करवा सकते हैं। आप सोचो कि जब इतना आसान है पहले ही कर लेते यार, दिक्कत क्या है? इतना आसान नहीं है इसको करना, इसमें चैलेंजेस बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट बीच में खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इस रिफॉर्म को भी मना कर देगा, काम खत्म। फिर पुराने जजमेंट्स आ जाएंगे कि हाँ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई नया पेपर और ये सब चीज़ें नहीं होंगी। समझ रहे हैं? दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। चैलेंज इसलिए भी है कि इतना बड़ा कदम अगर आप चलते हो, तो इतना बड़ा कदम चलने के लिए आपको संविधान में जगह जगह पे बदलाव यानी संशोधन करने होंगे। आप जुडिशरी के लिए नया पेपर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आईजेएस नाम का, इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। तो इसमें आपको संविधान के आर्टिकल 124, आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 312 के अंदर अमेंडमेंट करना होगा, संशोधन करना होगा, बदलाव करना होगा। और इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मैसिव पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए। नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये भी सक्सेसफुल नहीं होगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना है, फोटो आपको यहाँ पर इस ग्रुप में अवेलेबल करवा दिया गया है। पिछले कुछ समय पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने भी यहाँ पे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की गुहार लगाई थी, ये आप देख पाओगे। आर्टिकल उस समय का प्रेजेंट है, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। ये तो वही एडिटोरियल है यार, देखा देखा लग रहा है। हाँ, यही तो है जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे आते हैं फिलहाल नेक्स्ट आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल बहुत काम का है। ये टॉपिक
काम का तो है यार, इसको कल डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मुझे लग रहा है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। आप ज़रा नज़र मार लें एक बार वीडियो। अच्छा 1 घंटा 9 मिनट का हुआ है। इतना तो हम लोग यार कवर करते ही रहते हैं, इतना तो पढ़ते ही रहते हैं, इतना तो कंसंट्रेशन आप बना के रखोगे, है ना। चलो फिर फटाफट आइए इसका भी निपटारा करते हैं, सेशन ही ख़त्म हो जाएगा। ये टॉपिक भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रेलिवेंट हो सकता है। साथ ही साथ में ये इंडिया के अलग अलग सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म लेकर आ सकता है। क्या बात हो रही है, एक कंपनी है दोस्तों टेस्सॉल। मैं आपको कंपनी का थोड़ा सा लुक वगैरह दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा सा आप परिचित हो जाएं इसको लेकर। ये रहा यहाँ पर वो टेस्सॉल। टेस्सॉल कंपनी है, पॉपुलर कंपनी है। ये क्या करते हैं आजकल आप देखोगे ना, इंडिया के अंदर में प्रॉब्लम है जो प्रोडक्ट्स डिलीवरी है। मान लो देखो, जब हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं तो प्रोडक्ट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं। जब मैं बात करता हूँ पेरिशेबल की, तो यानी कि सड़ने गलने वाले आइटम्स भी होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं। फिर फॉर एग्जांपल मान लो आप आइसक्रीम ऑर्डर करते हो, आइसक्रीम ऑर्डर करोगे, आइसक्रीम पिघल जाती है यार, है ना। तो ऑर्डर कर दो, ऑर्डर वाला तुरंत आपके लिए लेकर आ जाए, लेकिन वो ठंडी की ठंडी रहे। फिर उसके बाद बात आती है डेयरी सेक्टर की। आपको पता है गाँव में बहुत सारे यहाँ पर जो दूध है वो प्रोड्यूस किया जाता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, गाय भैंसों से यहाँ पर दूध निकाला जाता है, फिर वो शहर तक पहुँचाया जाता है। कई बार वो बीच में ख़राब भी हो जाता है, फट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्योंकि उस दूध को कोल्ड चेन फैसिलिटी में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ठंडा रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से फ़िश मार्केट की बात हो रही है ना। जब मछली उत्पादन होता है, मछली को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, सड़ ना जाए इसलिए उसको ठंडा रखना होता है, तो कोल्ड चेन फैसिलिटी में रखना ज़रूरी है। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम ये कंपनी करती है टेस्सॉल, याद रखिए। तो टेस्सॉल यहाँ पे कुछ आइटम का इस्तेमाल करती है। यहाँ पे एक साइंस आ रही है, याद रखिएगा, और साइंस यहाँ पर क्या है, वो है पीएमसी। ठीक है, पीएमसी नहीं पीसीएम, पीएमसी कह रहा हूँ, इसको आगे पीछे कर लो यार, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है फेस चेंज मटेरियल के बारे में, याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है फेस चेंज मटेरियल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फेस चेंज मटेरियल की बात हो रही है। तो ये जो पर्टिकुलर मटेरियल है ना, इस मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। और ये जो मटेरियल है दोस्तों, ये क्या करता है, ये हमको इस प्रकार की कूलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। कैसे प्रोवाइड करवाता है, आइए अब थोड़ा विस्तार से चलते हैं। सर टेस्सॉल कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह है ना, मैसिव लेवल पर जा रहा है, अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहे हैं, प्रॉफिट इनका दुगना हो रहा है। नाइजीरिया वाले भी यहाँ पर यही पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर बताया गया। इससे क्या हो सकता है, कहीं पर दूध हम एक्सपोर्ट करना है, आराम से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसी पीसीएम वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जिसका नाम है फेस चेंज मटेरियल। इसमें क्या होता है, हम ना एक पर्टिकुलर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको थोड़ा बेसिक से समझना होगा, क्योंकि अभी मैं थोड़ा एडवांस पा जाऊंगा तो दिक्कत पड़ जाएगी समझने में। समझाने को मैं ऐसे ही समझा के चले जाऊँ, मैं चाहता हूँ आपके दिमाग में बैठ जाए ये सारी बातें यार। फेस चेंज मटेरियल, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो अपने आप में एनर्जी को स्टोर करते हैं और एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ये हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात कर रहे हैं, पीसीएम की बात कर रहे हैं, सॉरी फेस चेंज मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आइस का, बर्फ़। बर्फ़ आपने रखा, क्यों रखा, क्योंकि आपको कोई चीज़ ठंडी करनी है। तो दोस्तों बर्फ़ क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये पूरी तरह से पिघल जाएगा। बर्फ़ अपने आप को पिघला देगा, अपने आप को मेल्ट करेगा, लेकिन अपने आप को मेल्ट करने के बाद में दूसरी चीज़ को उसने ठंडा रखा है ना, दूसरी चीज़ को वो ठंडा रखेगा। इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है हमारी पीसीएम। तो पीसीएम में ऐसे बहुत सारे आइटम्स करंट समय पर प्रेजेंट हैं जो कि बहुत सारा हीट प्रोड्यूस करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं, या मैंने आपको बताया ना, लार्ज अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी यानी हीट को रिलीज़ करते हैं, चीज़ों को ठंडा भी रखते हैं, ये सारा काम इनका होता है। तो ये फेस चेंज मटेरियल एग्जैक्टली होते क्या हैं, ये आप समझ गए। फेस चेंज मटेरियल बेसिकली वो मटेरियल होते हैं जिनकी थर्मल कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, इनकी हाई थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी होती है, ये एनर्जी को रिलीज़ भी करते हैं, एब्जॉर्ब भी करते हैं। भैया यहाँ पर बर्फ़ था, बर्फ़ यहाँ पर पिघला, एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, उसकी तरफ मतलब जो चीज़, मतलब क्यों बर्फ़, आपने सोचा कि कोई चीज़ आपकी गर्म पड़ी है, उसको ठंडा करना है, आपने बर्फ़ उसमें डाल दिया, ठीक है, तो जो उस चीज़ की गर्माहट थी तो बर्फ़ ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बदले में उसको ठंडक दे दी, है ना। तो बर्फ़ एक एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ फेस चेंज मटेरियल का। तो इसमें हाई थर्मल स्टोरेज कैपेसिटी होता है, सस्टेनेबल रेनेबल होता है, कोई चीज़ नहीं जा रही है, कोई पोल्यूशन हो रहा है क्या, है बताओ, कोई प्रदूषण हो रहा है। जब आप रेफ्रिजरेटर फ्रिज वगैरह चला रहे हो तो प्रदूषण हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हो रहा है नहीं, बर्फ़ का इस्तेमाल किया है भाई, है ना। तो कहोगे बर्फ़ जमाएंगे वहाँ पे, हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ उसके बारे में, आगे सुनो। अब बात आती है
कि देखिए जब भी हम पीसीएम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे टाइप्स हैं आज के समय पर। सबसे पहले ऑर्गेनिक फॉर्म में भी हमारे पास में पीसीएम प्रेजेंट है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी है, योटेक फॉर्म में और बायो बेस्ड फॉर्म में। ऑर्गेनिक फॉर्म क्या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आज पैराफिन वैक्स है, फैटी एसिड्स है, इससे कोल्ड स्टोरेज बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर इनऑर्गेनिक फॉर्म में हाइड्रेटेड सॉल्ट है, इससे रेफ्रिजरेशन में यूज़ किया जाता है, ठंडा करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो टेसोल वाले भी यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। टेसोल वालों ने ऐसे ऐसे आइटम्स इस्तेमाल करे हैं, जैसे उन्होंने ये डब्बा बनाया है, आप कुछ रख सकते हैं इसमें, कुछ रखने की मतलब कुछ ठंडा करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये ठंडा रहेगा। इसके अंदर जो ये इस्तेमाल किया गया है ना, ये आप देख पाओगे, इसमें कुछ मटेरियल डाला गया है। मतलब इन्हीं सब में से जो मैंने ऊपर मटेरियल बताए हैं पीसीएम, उनमें से कोई मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। ये मटेरियल इसमें लगा के इस रबर के उसमें इंसर्ट करके ये डब्बे में सेट कर दिए गए। अब इस डब्बे में आइसक्रीम रखो, चाहे कुछ भी रखो, डिलीवरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क के पैकेट्स रखिए, कुछ भी रखिए, वो ठंडा रहेगा। क्यों? क्योंकि ठंडक दे रहा होगा। ये सारी की सारी जो ये रबर की हमने शील्ड्स बनाई है ना, ये सारी की सारी उसको ठंडक दे रही होंगी, ठीक है, और उसमें से गर्मी एब्जॉर्ब कर रही होंगी। तो यह है यहाँ पर पीसीएम का तरीका। तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार की गाड़ियाँ भी टेसोल वालों ने शुरू कर दी है, बनाकर चलानी शुरू कर दी है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो पूरा का पूरा प्रोसेस जिसमें हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इवन इन्होंने यहाँ पर इस तरीके की पतली पतली शीट इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है। इस शीट के अंदर भी उसी पीसीएम को भर दिया है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस भर दिया है। आप डब्बे में कोई सामान रखते हैं, उसको ठंडा रखना है, तो ये पर्टिकुलर जो शीट है उसको उसमें लपेट दीजिए या डब्बा उसमें रख लीजिए, वो ठंडा रहेगा, ठीक है। डिलीवरी के लिए आ चुका है। अब जो गाड़ियाँ वगैरह है उसमें भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ताकि कहीं पर कोई ऐसा सामान है जो सड़ने गलने वाला है, जिसको ठंडा रखना ज़रूरी है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो आप आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। ये सारा का सारा पीसीएम के तहत किया जाएगा। इसी यहाँ पर फेस्ड चेंज मटेरियल के तहत किया जाएगा, याद रखिएगा। इसके टाइप्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कैसे काम करता है, हाउ पीसीएम वर्क्स। तो सबसे पहला इसका मेल्टिंग फेज। पीसीएम जिस चीज़ में आपने डाला है, जिस चीज़ को आप ठंडा रखना चाहते हैं, उसकी गर्माहट को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बदले में यहाँ पर ये मेल्ट होता है, ठीक है। फिर और क्या करता है, ऑब्वियस सी बात है, हीट को रिलीज़ करेगा। और एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको बर्फ़ का बताया। बर्फ़ क्या करता है, कैसे यहाँ पर एब्जॉर्ब करता है, सामने की हीट को एब्जॉर्ब करता है, अपने आप को पिघलाएगा, है ना। ये सब चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिल जाती हैं। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। पीसीएम कैसे कैसे डिफरेंट सेक्टर में इस्तेमाल हो सकता है। डिफरेंट सेक्टर में देखोगे तो भाई बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अलग अलग सेक्टर्स में खाने पीने की चीज़ें जो सड़ने वाली उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डेयरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, प्लस माइनस बड़ा ना हो कम करना हो, आराम से कर सकते हैं, ताकि जो खाना है उसको फ्रेश रखा जा सके। भविष्य में ये टेक्नोलॉजी दोस्तों यहाँ पर मेडिकल और फूड सप्लाईज में इस्तेमाल हो सकती है, फार्मास्यूटिकल में भी इस्तेमाल हो सकती है। इससे क्या होगा, पीसीएम के कूलर्स हम बना सकते हैं। उसमें वैक्सीन रखना हो, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो आराम से ठंडा करके वैक्सीन्स को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ब्लड बैंक्स बनाने हो, ऑर्गन ट्रांसपोर्ट करना हो, तो उसमें भी जो टेम्परेचर है दोस्तों उसमें बदलाव करने की ज़रूरत होती है। तो आराम से यहाँ पर आप देखोगे हम इस कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई प्रदूषण नहीं हो रहा है। कुछ सब्सटेंस हमने यूज़ किया, उन सब्सटेंस के बारे में इस फोटो के तहत मैंने आपको बताया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, पैराफिन वैक्स, फैटी एसिड्स, ये बहुत कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसका फ़ायदा क्या होगा, एक तो क्लीन एनर्जी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के तहत सपोर्ट करेगा क्लीन एनर्जी को। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 के तहत नए नए प्रकार के आविष्कार और इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट 13 के अंदर में क्लाइमेट एक्शन को सपोर्ट करेगा, यानी कि जो प्रदूषण है, कार्बन एमिशन है, उसको कम करेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। पीएमसी क्या होता है, बेसिक फैक्ट याद रखिएगा। मैंने बोला ना आज साइंस का पूरा पिटारा था, साइंस का पूरा स्पेशल सेशन था। बाकी पूरा का डिस्कशन हमने कर लिया है। कैसा लगा आज का एनालिसिस मेंशन कर सकते हैं। सेशन में यही सब कुछ था जो कवर करना था। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।